हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो अभी आप लोगों ने अपना ये केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन था ये पूरा देखा और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, सर हमारा ये जो पूरा सॉल्यूशन भेज दीजिए। तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल चुका है और ये क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त किन्हीं दो श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने आंसर में लिखा है और ये इसका आंसर ये है। देखिए आपके सामने बिल्कुल कॉपी है इस तरीके से, और ये 5वें नंबर का ये सॉल्यूशन। तो देखें, स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले सकते हैं, कई बार आपको बताया है। तो यहाँ पर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त दो श्रृंखलाओं के नाम। नंबर 1 लाइमन श्रेणी और दूसरा क्या है, बामर श्रेणी। क्लियर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6वां है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि डाइबोरेन की संरचना बनाइए। तो यहाँ पर डाइबोरेन की संरचना बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है, अपरूपता क्या है, कार्बन के प्रमुख अपर रूपों के नाम लिखिए। ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है और इसका आंसर ये लिखा है आपके सामने। लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ देखो, अपरूपता में लिखा, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को हम क्या कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं। क्लियर हो गया। और उनके विभिन्न रूपों को उस तत्व का क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। क्वेश्चन में था कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए, तो कार्बन के 3 अपर रूप अपन ने लिखे, हीरा, ग्रेफाइट एंड फुल्लेरी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी अथवा वाला सॉल्व किया है। बुर्च अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा इस अभिक्रिया से मीथेन बना सकते हैं क्या। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका सॉल्यूशन आपके सामने ये है। फटाफट इसका समीकरण ये लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लें और देखें। ये CH3 CH2 Cl + 2Na Cl और CH2 CH3, इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपन क्रिया कराते हैं तो ये बनकर के हमारा समीकरण हुआ। और क्वेश्चन में था क्या हम इससे मेथेन बना सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा, बुर्च अभिक्रिया से एल्केन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, एल्केन। यानी एल्केन के अंतर्गत अब ये बहुत सारे आते हैं, तो एल्केन बनाए जाते हैं और एल्केन के ही अंदर मेथेन आता है कि नहीं आता है। तो मेथेन भी एक प्रकार का एल्केन है, अतः इसे भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, ये अथवा है इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों के नाम लिखें। तो देखिए अपन ने इसका आंसर ये लिखा है, ये आपके सामने फटाफट। तो द्रव्य के संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्लियर। तो देखो इसकी विधियों के नाम, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों के नाम, नंबर 1 अनुमान विधि और दूसरा है आंशिक समीकरण विधि। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये 8 नंबर का हो गया अपना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये जो है, पी ऑर्बिटल को चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो ये चित्र अपन को छोड़कर के नीचे वाला क्वेश्चन पे आ गए हैं कि द्रव्य के द्वैत व्यवहार को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया एवं किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया। समीकरण के प्रत्येक संकेतों के नाम लिखिए। तो देखो, द्रव्य की जो द्वैतीय प्रकृति है ये लिखा अपन ने आंसर, और यहाँ लिखा भी है आपके सामने कि ये काहे का है, अथवा। तो देखो ये आप अच्छे से इसको आराम से क्या कर सकते हैं, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति से प्रेरित होकर के लुईस डी ब्रोंगली ने पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति की परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार गतिशील पदार्थ के कण तरंग भी रखते हैं। ठीक है, डी ब्रोंगली की इस अवधारणा को आइंस्टीन का समर्थन भी मिला। ठीक है, ये तो ये हो गया अपना, ये समीकरण है हमारा लैम्डा बराबर का H/mc। क्वेश्चन में क्या ये कह रहा था कि इसके समीकरण के जो जितने भी प्रयोग किए जाते हैं उनका मतलब लिखना है कि ये क्या है। तो यहाँ देखो, जहाँ पर हमारा ये C, तो C क्या है, प्रकाश का वेग। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। M क्या है, ये वाला M जो है, M द्रव्यमान है। और H क्या है, प्लांक नियतांक। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें क्या लिखा है, आयतन, ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए। और नीचे कह रहा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एवं विद्युत ऋणात्मकता में मूल अंतर है। तो इस वाले का सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है, तो देखें, अच्छा यहाँ पर देखो, ये 10 नंबर का अथवा है, यहाँ पर अथवा नहीं लिख पाए तो यहाँ अथवा अपन लिखे दे रहे हैं, यहाँ लिख लेना आप लोग, अथवा का है ये। चलिए, तो यहाँ देखो, एक सहसंयोजी अणु में किसी परमाणु की साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने को उस परमाणु या तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जबकि यही किसी ऋणायन बनाने वाले परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जितनी अधिक होती है, परमाणु उतनी ही अधिक आसानी से आयनिक बंध बनाता है। यानी और यही क्या है, इन दोनों में मूल अंतर है।
ध्यान से सुने, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 3 अंतर लिखना है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इसमें मूल अंतर क्या है, तो हमने इसमें मूल अंतर ये लिखा है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें थोड़ा सा देखिए, पहला क्वेश्चन है ये है 11 का, आवर्त तालिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उस वर्ग के एक तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की है। तो देखें यहाँ पर ये है जो बेरिलियम, बेरिलियम जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, बेरिलियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड नंबर का, उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने, मतलब ग्रहण लेने वाला है। तो इसका है आंसर ऑक्सीजन, जो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का, उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रवृत्ति 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो। क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की, तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन भी आ सकता है। हाइड्रोजन क्या कर देता है, 1 त्याग देता है। और यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, लिथियम, लिथियम जो है परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है, तो पहली कक्षा में 2 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देता है, त्याग देता है। नेक्स्ट वाला है, उस वर्ग के एक तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। इसका राइट आंसर क्या है, क्लोरीन। ठीक है, फसल वृष्टि करके, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके कुछ भी आंसर हो सकता है एक भी, तो अपन ने यहाँ पर लिखा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया, ये कंप्लीट। अब देखो, ये तो था केवल बताना कि किस तरीके से होता है, और ये है आपको अच्छे तरीके से ये लिख दिया अपन ने, और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसे क्या कर लें, लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, यहाँ पर देखें, ये स्थिर ताप पर बंद पात्र में एक द्रव अपनी वाष्प के साथ साम्यावस्था में है, यदि अचानक पात्र का आयतन बढ़ जाता है तो क्या होता है। यहाँ पर है वाष्प दाब परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान से सुने, वाष्प दाब जो होता है प्रारंभिक अवस्था में तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन अंत में ये क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, अर्थात ये अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, प्रारंभ में वाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रारंभ में जो वाष्पन की दर होती है क्या हो जाती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है। अगला है प्रारंभ में संघनन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अंतिम वाष्प दाब क्या होता है। तो डी नंबर का जो है अंतिम वाष्प दाब यहाँ पर अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वाष्पीकरण की दर अगर बढ़ जाती है, सी नंबर का जो लिखा है, प्रारंभ में संघनन की दर में क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रारंभ में वाष्पन की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, अर्थात संघनन की दर क्या हो जाती है, थोड़ा सा कम जाती है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका आंसर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। देखो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और ये बी नंबर का आंसर है। ठीक है, पात्र का आयतन बढ़ाने पर वाष्प दाब प्रारंभ में कम हो जाता है, क्योंकि वाष्पों की समान मात्रा एक बड़े स्थान में विकृत हो जाती है। ये 12 नंबर का जो आंसर है ये बी नंबर का है। यहाँ आपको बी दिख रहा है, बी का लिखना, और आपने इसके बाद आगे आ जाते हैं। तो देखिए इधर पे नेक्स्ट मैं आपको सभी बता रहा हूँ एक एक करके, ये, और ये आपका जो आंसर है ये सी नंबर का है। यहाँ से ये लिखा है पूरा यहाँ से कि पात्र का आयतन बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे प्रारंभ में संघनन की दर क्या हो जाती है, घट जाती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ये डी नंबर का है, अंतिम वाष्प दाब अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि यह ताप पर निर्भर करता है, पात्र के आयतन पर नहीं। और नेक्स्ट नंबर जो है यानी कि पहला ए वाला, प्रारंभ में वाष्प दाब कम हो जाता है लेकिन अंत में अपरिवर्तित रहता है। क्लियर हो गया। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन पूरा आप इस तरीके से लीजिए अच्छे से, ऐसे। यहाँ पर आपका सी, डी, ए, और इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ बी वाला। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें देखें, जल के स्वतः प्रोटीनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो जल के स्वतः प्रोटीनीकरण से मतलब जल का जो है उसका एक आयन त्यागना और एक आयन ग्रहण करना, यही जल का क्या कहलाता है, स्वतः आयनीकरण। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया, ये लिखा कि जल के स्वतः प्रोटीनीकरण का अर्थ है स्वतः आयनीकरण। अतः जल का एक अणु प्रोटॉन देता है तथा जल का दूसरा अणु प्रोटॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जो कि ये समीकरण द्वारा हमने आपको बताया है। इसमें कह रहा है कि जल के स्वतः प्रोटीनीकरण का महत्व क्या है। तो जल के संगठन की शुद्धता के लिए यह आवश्यक है, यही इसका क्या है, महत्व है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अच्छा लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, लीजिए आराम से। ठीक है, फिर ये 14 नंबर कह रहा है लिथियम और मैग्नीशियम एक समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, समझाइए। तो लिथियम और मैग्नीशियम जो है, इसमें ये देखिए दिख रहा होगा आपको 14 नंबर का, लिथियम और मैग्नीशियम समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका जो विकर्ण संबंध होता है ना लिथियम और मैग्नीशियम में, वही आंसर इसमें लिख देना है। तो हम आपको वहाँ पर आंसर बता रहे हैं, और ये है आपका आंसर, ये 14 नंबर का ये। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए आपको ये अपना आंसर पूरा इस तरीके से है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से फटाफट, क्या क्या होता है। और अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और रह गया हो अगर, तो ये
पूरे 5 के 5 पॉइंट हो गए, हालांकि 4 पॉइंट चलेंगे क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखें, लिथियम और मैग्नीशियम एक समान निम्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। नंबर 1, लिथियम और मैग्नीशियम की परमाणुवीय त्रिज्याएं लगभग क्या होती हैं? समान होती हैं। नेक्स्ट है, लिथियम अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा अधिक कठोर होता है, तो मैग्नीशियम भी क्या होता है? कठोर होता है। तीसरा वाला पॉइंट है, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों क्या हैं? कम क्रियाशील है। चौथा वाला है, लिथियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड कार्बोनेट व नाइट्रेट गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। लिथियम के भी अपघटित हो जाते हैं और मैग्नीशियम के भी। 5 नंबर पे है यहाँ पर आपको लिथियम फ्लोराइड व मैग्नीशियम फ्लोराइड जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। तो कम से कम 4 समानता हमें इसमें क्या कर देनी है? लिख देनी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया गया है। इसमें देखिए, ये जो दिया है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम लिखना था। ठीक है, तो इसका अथवा वाला किया है, बिल्कुल सिंपल था। इसमें है एल्केन के प्रथम 4 समजात यौगिकों के नाम लिखिए। तो एल्केन का जो अपन थोड़ी देर पहले बात चली थी मैथेन वाली में, तो एल्केन का मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 लिखना था। ठीक है, तो ये देखो आपको यहाँ पर लिख दिया है। क्या क्या लिखना है इसमें? समजात यौगिकों के नाम एवं सूत्र लिखना है। तो देखिए, ये हैं इनके नाम, मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मैथेन क्या क्या होता है? CH4 सूत्र, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का C4H10। ये संरचना सूत्र लिखे गए हैं, इनको लिखने की आपकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये आपको आराम से क्या कर लेना है? लीजिए, आपका स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का ये दिया आपके सामने क्वेश्चन है ये, और ये ऊपर वाला पन्ने किया है। ऊष्मागतिकी के निम्न तकनीकी शब्दों को स्पष्ट करना है। निकाय, परिवेश, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी और विस्तीर्ण गुण। तो फटाफट हम सभी का लिखते हैं और आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये है निकाय। तो ब्रह्मांड का कोई भी विलगित, वास्तविक या अधिकल्पित अंश जिसे ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चुना जाता है, निकाय या तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा वाला है परिवेश। तो परिवेश में है निकाय के चारों ओर का वह वातावरण जो निकाय के साथ ऊर्जा या द्रव्य का या दोनों का आदान प्रदान करता है, निकाय का परिवेश कहलाता है। तीसरा पॉइंट है इसी में आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा में लिखा, निकाय में उपस्थित पदार्थ की सभी प्रकार की संभव ऊर्जाएं जो उसमें निहित होती हैं। ठीक है, उनका ये जो ऊर्जाएं होती हैं, ये निहित होती हैं, उनका योग क्या कहलाता है? हमारा आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। और ये इतना तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ये। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा क्या हो गया, यहाँ तक कि 3 हेडिंगें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आता है, क्योंकि इसमें 5 हैं तो चौथी भी बता रहे हैं। तो चौथी नंबर ये है आपका आगे का कि उनका योग क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। ये चौथा नंबर एंथैल्पी। एंथैल्पी के बारे में आपका ये लिखा हुआ है, ये आसानी से बिल्कुल अब ले लीजिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट ये अपना विस्तीर्ण गुण, ये विस्तीर्ण गुण आप क्या करें, यहाँ से ये पूरा लिख लेना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर ये 16 आपका हो गया होगा। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं अपना, केवल 17 और 18। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है आपका, देखिए, पी ब्लॉक के तत्वों की विभिन्न विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर। तो उससे अच्छा है अथवा वाले में जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है हीरा एवं ग्रेफाइट की संरचना में अंतर। तो ये वाला अंतर हमने लिखा है आपका, और ये हीरा एवं ग्रेफाइट की संरचना में अंतर ये लिखा है आपका। ठीक है, तो देखिए फटाफट, ये एक साइड ये ग्रेफाइट और एक साइड हीरा। तो यहाँ पर देखो, यह काला तथा पारदर्शी होता है, यह अत्यधिक चमकीला होता है। इसकी संरचना में कार्बन के परमाणु षटकोणीय परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इसकी संरचना में समचतुष्फलकीय होते हैं या समचतुष्फलक के बीच एक कार्बन होता है। ठीक है, तो ये 2 अंतर हो गए। और नेक्स्ट वाला अंतर ये है आपके सामने। तो ये है, फटाफट देखिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट और जो अपना अंतिम वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम आपको ये वाला और बताए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, इसमें लिखा है, अथवा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। निम्न के रासायनिक सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। तो ये सभी ये लिखे हैं, इनके हमने टेबल बना करके लिखे हैं। इसमें रासायनिक मतलब पहले सूत्र लिखा है और उसके बाद IUPAC नाम लिखा है। तो सिरका देखिए, ये आप सीधे इससे देख लेते हैं। ये जो सिरका है, सिरके का सूत्र है CH3COOH, जिसे बोलते हैं एसीटेट। सेकेंड नंबर है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, इसे एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, ये IUPAC नाम है। पॉलीथीन का CnH2 और होल ब्रैकेट में N, और इसका जो पॉलीएथीन बोलते हैं इसे, ठीक है, या इथीन भी बोल देते हैं। जहरीली शराब, तो देखें 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्कोहल, एक दूसरा होता है मेथेनॉल। तो जो एल्कोहल होता है ये कम विषैला होता है, लेकिन जो मेथेनॉल होता है ये ज़्यादा विषैला होता है। इसका फॉर्मूला ये है आपके पास, यानी कि सूत्र, और ये इसका IUPAC नाम। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म में CHCl3 और इसका रासायनिक IUPAC नाम है ट्राईक्लोरोमेथेन। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18 पूरा कंप्लीट। और ये आपका टोटल जितना भी जो मतलब एग्ज़ाम का जो पेपर है, ये पूरा का पूरा हमने आपको सॉल्व करा दिया।
और ये देख लीजिए आपको 173, देखिए भ्रम में नहीं आना है, यही देखना है। मैं जानबूझ करके आपको यहाँ पर ये बार बार दिखाता हूँ क्योंकि यही आपके पेपर का कोड है और यही आपका पेपर है। आप मिला लीजिए, क्लियर हुआ। तो ये अपना केमिस्ट्री का पूरा सॉल्व हो गया, फिजिक्स का हमने सॉल्यूशन कर दिया है और हिंदी का भी पूरा सॉल्यूशन कर दिया है और हो सकता है बायोलॉजी का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और मैथ का सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।